हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है, प्रोन्नति में आरक्षण को जायज ठहराने के आंकड़े बताए सरकार। प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सवाल किए हैं। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अगर वह अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के कर्मचारी को प्रोन्नति में आरक्षण देना और उसे जारी रखना चाहती है तो उसे जायज ठहराने के लिए उसके पास आधार क्या है। क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिससे पता चलता हो कि इन वर्गों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है और आरक्षण समग्र प्रशासनिक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने ये आंकड़े जुटाने के लिए अब तक क्या कवायद की है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना और बी आर गवई की पीठ एससी एसटी में को प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर करीब दर्जन भर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण के मानक तय नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, विभिन्न फैसलों में दी गई व्यवस्था से मामला उलझा हुआ है। वेणुगोपाल ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले के फैसले में एससी एसटी को 5 साल के लिए प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखने की इजाजत दी गई थी। इसे देखते हुए 1995 में संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया था। 1997 में केंद्र सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला जिसमें 1997 के बाद भी एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण जारी रखने की बात कही गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में पर्याप्त आंकड़े न होने के आधार पर ऑफिस मेमोरेंडम रद्द कर दिया था। 1997 का ऑफिस मेमोरेंडम रद्द होने से पहले करीब 20 साल में यानी 1997 से हुई सभी प्रोन्नतियां रिवर्ट बैक हो गई। नेक्स्ट न्यूज है चीन और पाकिस्तान से डरने की जरूरत नहीं, वायुसेना तैयार। वायुसेना के जो नए प्रमुख बने हैं बी आर चौधरी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी वायुसेना की बड़ी तैनाती की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान की एकजुट राजनीति और सैन्य लामबंद का जवाब देने में सक्षम ही नहीं, तैयार भी है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है। नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के अनुसार वायुसेना के पास फिलहाल विमानों की संख्या उतनी नहीं है जितनी जरूरत है, मगर भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने देश की सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही बात को कहते हुए 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर दिया। साथ ही कहा कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए वायुसेना थिएटर कमांड प्रणाली के लिए तैयार है ताकि सैन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। वायुसेना से पूर्व अपनी पहली सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की चुनौतियों को लेकर वायुसेना सतर्क है और जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए तैयार है। एलएसी पर तिब्बत के इलाके में अपनी 3 एयरबेस पर चीन अपनी वायुसेना की तैनाती को मजबूत कर रहा है, लेकिन इससे भारतीय वायुसेना की तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट न्यूज है कि गरीब कल्याण योजनाओं की सफलता देख रही पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 6 साल पहले गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, सड़कों की बात की तो आदतन कुछ लोग सवाल उठाते थे कि यह कैसे हो पाएगा। आज गरीब कल्याण योजना की सफलता दुनिया देख रही है। इतने आवास बन रहे हैं जितना कई देशों की आबादी भी नहीं है। लखनऊ में आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के लिए उपहारों की पोटली खोलने के लिए आए प्रधानमंत्री जितने भरोसे के साथ योगी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, उसी के समानांतर बिना किसी का नाम लिए विपक्षियों को आईना भी दिखा रहे थे। साथ ही देश प्रदेश के अवस्थापना सुविधाओं के विकास का जिक्र करने के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को आवासों की चाबी वर्चुअली हस्तांतरित भी की है। नेक्स्ट न्यूज है
17,000 भारतीय छात्र जल्द लौटेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लौटने की राह देख रहे हैं। वहां पढ़ाई करने वाले करीब 17,000 भारतीय छात्रों के वहां जाने का रास्ता साफ हो गया है। इस सभी छात्रों की अब जल्द ही वापसी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलिया में उनके समकक्ष एलन टडगे के बीच मंगलवार को हुई वर्चुअल चर्चा के बाद भारतीय छात्रों की क्रमबद्ध तरीके से वापसी पर सहमति बनी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद ये सभी छात्र भारत आए थे। हालांकि अब स्थिति में सुधार होने के बाद वे लौटना चाहते हैं। इससे पहले वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए राहत भरी खबर तब आई थी जब वहां की सरकार ने अपने यहां कोविशील्ड टीके को मान्यता दे दी थी। इस बीच मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष के साथ बातचीत में भारतीय छात्रों की वापसी का भी मुद्दा उठाया है। इस पर ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि वे जल्द ही उनकी वापसी शुरू करेंगे। हालांकि यह वापसी क्रमबद्ध तरीके से होगी। दोनों देशों के बीच इस दौरान उच्च शिक्षा में आपसी साझेदारी को बढ़ाने, दोनों तरफ से छात्रों की आवाजाही को खोलने, एक दूसरे देशों के शिक्षकों को बुलाने, शोध आदि पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने मंगलवार को कहा कि उनका देश किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो। उन्होंने यह आश्वासन विदेशी सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ हुई मुलाकात में दिया है। राजपक्षे ने इस दौरान चीन और कोलंबो के संबंधों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्हें इस बारे में किसी तरह का संदेह नहीं करने को कहा। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए विदेश सचिव 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गए थे और उन्होंने अपनी यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति से मुलाकात की। बैठक राष्ट्रपति के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेकर अमेरिका से लौटने के एक दिन बाद हुई है। राजपक्षे ने विदेश सचिव को बताया कि उनकी सरकार ने भारतीय निवेशकों को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही सरकार त्रिकोमाली तेल टैंकरों से जुड़े विवाद को इस तरह हल करना चाहती है जिससे दोनों देशों को लाभ हो। त्रिकोमाली स्थित बंदरगाह में एक तेल कुआं है जो दशकों से दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की प्रमुख कड़ी है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने के 1971 के प्रस्ताव का भारत समर्थन करेगा। दरअसल चीन श्रीलंका में बंदरगाहों स्थित सहित विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि मूडीज ने सुधारी भारत की साख। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भारतीय इकोनॉमी ने जिस तरह से तेजी से अपनी स्थिति सुधारकर वैश्विक मंच पर धाक जमाई है, उसका असर देश के प्रति रेटिंग एजेंसियों के सोच पर भी दिखने लगा है। मार्च 2021 में भारतीय इकोनॉमी को लेकर काफ़ी नकारात्मक टिप्पणी करने वाली रेटिंग एजेंसियां मूडीज ने भारत के आउटलुक को नकारात्मक से निकालकर स्थिर की कैटेगरी में रखा है। मूडीज ने यह भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 9.3% रहेगी, जो अगले वित्त वर्ष के दौरान घटकर 7.9% हो जाएगी। एजेंसी ने मध्यावधि में भारत की आर्थिक विकास दर 6% रहने का अनुमान भी लगाया है। टेलीकॉम को और 40,000 करोड़ रुपए की राहत संभव। पिछले महीने टेलीकॉम क्षेत्र में किए गए सुधारों के बाद सरकार इसकी कंपनियों को एक और राहत देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपए के विवादों से जुड़े कानूनी मामले वापस लेने पर विचार कर रही है। एक सूत्र के मुताबिक इसी दिशा में कदम उठाते हुए टेलीकॉम विभाग ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसमें विभाग ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर घाटे में चल रहे हैं। विभाग ने भारतीय बैंक संघ के ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रमों से प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है। इससे उन बैंकों के सामने गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं जिन्होंने इस सेक्टर को काफी कर्ज दे रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऊर्जा क्षेत्र पर चौतरफा दबाव से बढ़ी चिंता। देश में ऊर्जा संसाधनों की कीमतों में जिस तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके लंबे समय तक जारी रहने की स्थिति में इकोनॉमी में सुधार की गति पर भी असर पड़ने की आशंका है। पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही कोयला और गैस की कीमतों में भारी इजाफे
ने नीति निर्धारकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वित्त मंत्रालय के स्तर पर ऊर्जा कीमतों की निगरानी हो रही है। इसका असर आरबीआई की इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा पर भी दिखाई देने की संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में चीन जैसा बिजली संकट पैदा होने की आशंका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें पिछले 7 वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 81.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2014 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि घरेलू बाजार में कीमतें और बढ़ेंगी। प्राकृतिक गैस की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। चीन, ब्रिटेन व दूसरे यूरोपीय देशों की तरफ से भारी मांग है। खासतौर पर चीन ने अपने बिजली संकट को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑन स्पॉट गैस खरीद शुरू कर दी है। भारतीय अपनी जरूरत का 45% गैस आयात करता है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी होने वाली है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है सांस्कृतिक राजनीति में एक नया मोड़। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा अपनी राजनीति के सांस्कृतिक भूगोल का लगातार विस्तार करती जा रही है। इसमें नए प्रतीक और नए व्यक्तित्व जुड़ते जा रहे हैं। सांस्कृतिक राजनीति की रणनीति में इस बार एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। यह मोड़ है पौराणिक और पारंपरिक प्रतीकों के साथ मध्यकालीन हिंदू राजाओं और औपनिवेशिक दौर में आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक नायकों को खोजकर उन्हें सम्मान देना। वस्तुतः नायकों की खोज उन्हें सम्मान देने की प्रक्रिया में एक गर्व का भाव सृजित होता है, जो सामाजिक समूहों को जोड़ने एवं उनसे जुड़ने के लिए एक आधार तत्व का काम करता है। यह गर्व का भाव राष्ट्रीय एवं जातीय स्वाभिमान दोनों ही रूपों में सक्रिय रहते हुए एक तरफ सामाजिक समुदायों में सामाजिक आत्मविश्वास पैदा करता है, दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल जिन सामाजिक समूहों के नायकों को सम्मान देता है उनकी तरफ से सामूहिक राजनीतिक रूप से आकर्षित भी होते हैं। वास्तव में राजनीतिक स्मृतियां एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को मात्र खोजती ही नहीं, अपितु उन्हें अपने ढंग से रचती विरचती भी हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट राज परिवार के थे। आज़ादी की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे दादरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। सम्राट मिहिर भोज 9वीं शताब्दी के प्रख्यात राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उज्जैन से लेकर कन्नौज तक किया था। वह भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। राजा सुहेल देव को उत्तर प्रदेश में पासी एवं राजभर दोनों अपना नायक मानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावित जाति जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अपना नायक मानती है। तो ऐसे ही कई राजाओं को अपना नायक माना जाता है। स्मृतियां जनगोलबंदी का शक्तिशाली स्रोत है। स्मृतियों से अस्मिताएं रची जाती हैं, लोगों को जगाया जाता है। स्मृतियां प्रतीक एवं नायकों के माध्यम से समाज में प्रवाहित होती रहती है। जरूरत होती है उन्हें छान कर एकत्रित कर एवं प्रभावी वृत्तांत में बदलने की। मूर्तियां प्रतीकों का विजुअल रूप खड़ा करती हैं, जो स्मृतियों के वृत्तांतों को दीर्घकालीन जीवन देती हैं। जनतंत्र के स्रोत मात्र भौतिक एवं विकास के अवसर के रूप में ही मौजूद नहीं होते, वे स्मृति एवं आइकन के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारियां और अपनी हिस्सेदारी की मांग के रूप में भी सामने आती हैं। भारतीय समाज एवं जनतांत्रिक राजनीति में घट रही ये घटनाएं दो बातों की तरफ इशारा करती हैं। एक तो स्मृतियां कहाँ जोड़ती हैं, वहीं कई बार विवाद का सबब भी बन जाती हैं। अतः इनके साथ वृत्तात्मक रिश्ते विकसित करने के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यहाँ ऐसे वृत्तांत रचने की जरूरत होती है जिससे लघु स्मृताएं अंततः एवं वृहत समाहरी अस्मिता में बदल जाएं। दूसरे जैसे जातीय जनगणना की मांग होती है, समाज के महानायकों एवं सांस्कृतिक नायकों की गणना वैसे नहीं की जानी चाहिए। उन्हें एक समय बाद हमें अपने जातीय ढांचे से मुक्त कर संपूर्ण समाज का हो जाने की छूट देनी चाहिए। इससे ही सांस्कृतिक राजनीतिक सशक्त होती है। नेक्स्ट
आर्टिकल लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उस पर लिखा गया है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और अनियंत्रित राजनीति, लखीमपुर खीरी से दोबारा ये आर्टिकल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, अनसुलझी गुत्थियां सुलझाने वाले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल का शांति पुरस्कार। भौतिक में कई अनसुलझी मानी गई गुत्थियों के पूर्वानुमान की राह खोलने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें जापान के स्यूकुरो मानबे, जर्मनी के क्लास हेसलमैन और इटली के जियोर्जियो पेरिसी शामिल हैं। इन वैज्ञानिकों ने भौतिक की कुछ जटिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद की है। जलवायु परिवर्तन इसका उदाहरण है। इन वैज्ञानिकों की खोज ने ही क्लाइमेट मॉडल बनाने का रास्ता खोजा था। विषय के आधार पर देखा जाए तो इस बार नोबेल पुरस्कार भौतिक की 2 अलग अलग शाखाओं में हुए शोध पर दिया गया है। मोटे तौर पर ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इस मामले में दोनों में समानता है। इनमें ऐसे घटनाक्रमों का पूर्वानुमान संभव हुआ है जिन्हें अनियमित और अनियंत्रित समझा जाता था। ब्राउन यूनिवर्सिटी के भौतिकविद जिम गेट्स ने कहा कि भौतिक विज्ञान मूलतः मॉडलिंग पर आधारित है। इसमें ऐसे गणितीय सूत्रों का अध्ययन किया जाता है जिनमें यह पता चले कि प्रकृति कैसे काम करती है। इसकी मदद से जीवन जीने में विज्ञान के प्रयोग का रास्ता खुलता है। कुछ लोग भले ही मॉडलिंग पर सवाल उठाएं, लेकिन सच यही है कि मॉडलिंग के ही दम पर दुनिया ने जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्या से लड़ने की राह खोजने की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो ये आज का यानी 6 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।